भारतीय काव्य शास्त्र व्याख्या सहित हम कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं। क्लास आपके लिए छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू करने हैं, तो उसकी लिस्ट जो लिंक है वो मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप देख लेना। और भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के खूब सारे पीवाईक्यू आप कर सकते हो। ये हमारी काव्य शास्त्र की आज अभी फिलहाल तो लास्ट क्लास है। पीजीटी वालों के लिए या फिर यूजीसी नेट वालों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी पीजीटी का पेपर सबसे पहले है तो उस पर हमारा पूरा फोकस है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा पहला क्वेश्चन, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको वन लाइनर के तौर पर भी मिलेंगे व्याख्या में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, जरूर देखना, स्किप करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं मेरी क्लासेस में। मैं आप जानते हो, है ना, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो समझते होंगे। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके ओके, मुझे याद आ गया, थोड़ी सी स्पीड कम करती हूँ, है ना। मुझे बाद में याद आता है, जब मैं क्लास को शुरू करती हूँ तो मेरी स्पीड हाई रहती है, वॉल्यूम भी हाई रहती है। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ कमेंट मुझे बाद में मिलते हैं कि मैम थोड़ा सा स्पीड कम रखें। चलिए, ओके, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आप जानते हैं, हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। युग प्रवर्तक यानी कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो इनके नाम के आधार पर ही किया गया था। इनका जन्म हुआ था मई 1864 ईस्वी में रायबरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर, और निधन हुआ था दिसंबर 1938 ईस्वी में। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। कब से कब तक संपादन किया, क्या किया, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य फ्री कोर्स फुल यूट्यूब पर मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट इसी नाम से बनी हुई है। चाहो तो आप पूरा कंटेंट पढ़ सकते हो, सभी मूल किताबों का निचोड़ है, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग यानी कि द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय दे रखा है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है ये निबंध लिखा था, और इस निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। ठीक है, कविता को क्या कहा है? जीवन की अनुभूति, आचार्य शुक्ल जी ने। जबकि जयशंकर प्रसाद ने कविता को सत्य की अनुभूति माना है। ठीक है, सत्य की अनुभूति को ही क्या माना है? कविता माना है। महादेवी वर्मा कहती है कविता की परिभाषा में, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ठीक है, भावनाओं का चित्रण बताती हैं। आगे है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम है। ठीक है, मार्क्सवाद कह सकते हो या फिर आप साम्यवाद कह सकते हो। एक ही विचारधारा के दो अलग अलग नाम है, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं शताब्दी में किया था। याद रखना अच्छे से। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये दोनों सिद्धांत आपको याद रखने हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और गत के नियमों की व्याख्या से है। ठीक है, गत के नियमों की किससे है? व्याख्या से है। जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। ठीक है, संपूर्ण इतिहास की व्याख्या को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। आगे है, आई ए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आई ए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से कौन सा है? विश्वन सिद्धांत, अनुकरण, संप्रेषण या फिर निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा 3 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनके दो कौन सा है? संप्रेषण सिद्धांत है ना, रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से कौन सा है? तो ये संप्रेषण का सिद्धांत है। इवोर आर्मस्ट्रांग, ये नील आर्मस्ट्रांग नहीं है जो अंतरिक्ष में गए थे, इनका नाम है इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। के दो सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय है, संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत आपको याद रखने हैं। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं, और रिचर्ड्स का ये मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को की अनुभूति को अगर हम अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वही प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं या फिर उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है।
रिचर्ड्स ने ब्रेडले के कला के लिए है, ब्रेडले ने एक सिद्धांत दिया था कला के लिए है, ठीक है। इस सिद्धांत का खंडन किसने किया? रिचर्ड्स ने किया, और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कला व नीति का परस्पर सिद्धांत, ठीक है। कला व नीति का परस्पर सिद्धांत, इसे स्वीकार किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतवाद और उसके प्रवर्तकों को देख लेते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। प्रत्यय या फिर अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लेटो ने दिया था, ठीक है, याद रखना। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे का है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है, कल्पना कॉलरिज, ठीक है। विखंडनवाद या फिर उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत जॉग देरिडा का है। प्रतीकवाद वाद लेयर का है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत एलियट ने दिया था। विरेचन, अनुकृति और त्रासदी, ये 3 सिद्धांत जो कि अरस्तु के आते हैं। आगे है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये ध्वनि संप्रदाय का भेद है, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा मूला जो ध्वनि होती है, ठीक है, अभिधा मूला जो ध्वनि होती है उसके 2 भेद किए गए हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की भी रचना की है, अच्छे से याद रखना है। आगे है रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसकी व्याख्या हम देखेंगे तो समझ में आएगा बहुत सारा कुछ आपको। इसके जो आचार्य हैं वो तो आप जानते ही हो, आचार्य भरत मुनि है, नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा था। आगे अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है रस संप्रदाय, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठ और 7वें अध्यायों में किया है। ये भी आपको हो सकता है डिटेल में और प्रश्न पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का जो विवेचन है वो किसमें किया है? 6वें और 7वें अध्याय में किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनका ये जो पंक्ति है बार बार पूछी जाती है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, ठीक है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, अच्छे से याद रख लेना, 8 रस माने हैं इन्होंने। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ लिखा था वो ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ है इनका, काव्य प्रकाश मम्मट जी का है। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्त स तैर विभावाद्यो स्थायी भावो रस स्मृत, ठीक है। ये मम्मट की पंक्ति है, मम्मट की ये कथन याद रखना। आगे रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। पंडित राज रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो इसमें भरत मुनि नहीं बल्कि सबसे पहले विश्वनाथ ने माना है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। आगे बहुत सारे वन लाइनर, बहुत सारे पीवाईक्यू, एमसीक्यू, थ्योरी सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। आप देख लेना, काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं रसाद्रते कश्चित रत प्रवर्तते, ये किसका कथन है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आप चाहते हो इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें तो कमेंट करके बताना, और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट यूट्यूब पर करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको सबकी पीडीएफ भी मिल रही है साथ में, है ना। पूरा हिंदी साहित्य आपको मिल गया है, तो जाकर के वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। नई रसाद रहते कश्चित अर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आचार्य भरत मुनि का कथन है, ठीक है। नहीं रसाद रहते कश्चित रथ प्रवर्तते, भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवर्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसकी हिंदी बना लोगे ना तो आपको तो वैसे ही पता चल जाएगा। रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवर्त नहीं हो सकता, ऐसा किसका मानना है? भरत मुनि का। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, और इनका जो समय है ना वो 2री शताब्दी में आता है। किस में आता है? 2री शताब्दी में आता है, ये ध्यान रखना। भरत मुनि की किसी किसी ने 3रा भी माना है, मैंने पढ़ाया था थ्योरी में आपको। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, ये ध्यान रखना। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक वेद
असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है, व्यक्ति से, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसको आप पढ़ लेना। आगे आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, विभाव अनेवा विभावे ना अनुभावे अनुभावे व्यक्ति संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भावे सचेत सचेत सम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या यही लिखा हुआ है, एक बार मैं देखती हूँ बस। संचारिणी और इसके बाद तथा, हाँ ये रत्यादि है, इसको ध्यान रखना, मुझे लगा कहीं इत्यादि नहीं है। ठीक है, तो ये ही इन्होंने परिभाषा दी है, विश्वनाथ जी की परिभाषा याद रख लेना। आगे यहाँ आचार्य दंडी, यहाँ पर ये नहीं आएगा। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। ठीक है, रस का पर्यायवाची किसको मानते हैं, माधुर्य गुण को मानते हैं आचार्य दंडी जी। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है। ठीक है, सभी अलंकारों का जो उद्देश्य है वो काव्य को रसमय बनाना है, ऐसा दंडी ने माना है। आगे लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक कौन है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्षुद्रता, अल्पज्ञता, आत्मिक भव्यता या कटुता। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, आत्मिक भव्यता। ठीक है, लॉन्जाइनस के अनुसार महान काव्य का जो उत्पत्ति कारक है वो आत्मिक भव्यता है। उदात्तता का इन्होंने स्त्रोत के बारे में, इनके बारे में बताया, एक बार देख लेते हैं। उदात्तता के स्त्रोत या तत्व, महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, गरिमा में और पद्य रचना विधान। उदात्त के विरोधी तत्वों में कौन कौन शामिल हैं, तो शब्द आडंबर, बालिशता और भावा आडंबर। ठीक है, ये आडंबर नहीं होने चाहिए, विरोधी तत्व होते हैं। कैथारसिस यानी कि विरेचन, विरेचन का सिद्धांत आप जानते किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। कैथारसिस शब्द मूलतः किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है, कैथारसिस शब्द मूलतः किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विरेचन, विरेचन शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा विरेचन और कैथारसिस किसके पारिभाषिक शब्द हैं, तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ये याद रखना, इसमें लिखा हुआ है। चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं ये विरेचन और कैथारसिस। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक और अहितकर है ना, मतलब अच्छा नहीं है, उसका संतुलन जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मतलब भावों का, हमारे अंदर कोई भाव अगर उठ रही है, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के मन में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है ना, होते तो बड़े के मन में भी है, मैं तो इतनी बड़ी हो गई लेकिन मेरी जिज्ञासाएं, मेरी इच्छाएं कभी, मतलब वो वाली इच्छाएं नहीं कि बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा बहुत सारी चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ कहीं ना कहीं कम तो हो जाती हैं। और सबके अंदर होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही इसके लिए मतलब जिम्मेदारी, सभी के अंदर होती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर इतनी जिज्ञासाएं होती है, सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं बच्चे, है ना, ये अपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी अगर आप टीचर हो तो। और लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके मन में कोई बात आ रही है ना, तो उसको समझाते नहीं है, उसको गाइड नहीं करते हैं, उसको अपनी तरीके से समझाइए, है ना, बच्चे को, ताकि भले बुरे का ज्ञात हो। और वो क्या करते हैं, उसको मार करके, पीट करके, धमका करके चुप करा देते हैं, है ना, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप टीवी देख रहे हो, आप फोन देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अगर बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपको उसकी जिज्ञासा को, उसके भावों का सम्मान करना चाहिए। उसके अंदर जो बातें उठ रही हैं उनका, उनको शांत करना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे बच्चों के अंदर जब जिज्ञासा होती है और उन्हें कोई भी शांत करने वाला नहीं मिलता, कोई भी उन्हें सही बुरे का अर्थ नहीं समझा पाता है, तो बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं, है ना। और यही हमारे जो किशोर बच्चे होते हैं उनके साथ में बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वो किसी से या तो डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाते या उन्हें कोई समझा नहीं पाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इन सबके बहुत विपरीत हूँ, और बिल्कुल जैसा मैं आपको कह रही हूँ मैंने वैसे ही किया है। मैंने अपने दोनों बच्चों को इतने अच्छे से पाला है कि मतलब उनके अंदर कोई भी जिज्ञासा है ना, तो मैं उनको हर बात को इतना अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर उनके मन में ये उठा है, भाई मुझे ये करना है, वो करना है, तो उसके फायदे और उसके जो हानि है वो समझाइए, है ना। तो बच्चा कभी भी आपका गलत डायरेक्शन में नहीं चलेगा, और उसके मन के जो भावों का दमन है ना, ये कभी नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। देखिए, एक टीचर का ये कर्तव्य होता है, एक शिक्षक का,
कि वो केवल अपने बच्चों का केवल किताबी ज्ञान ना दे, बल्कि उनको नैतिक ज्ञान भी दे, है ना? तो बीच-बीच में डेली एक क्लास में मैं एक नैतिक ज्ञान देने की आपको मतलब क्या है कि मेहरबानी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है हमारा और आप अभी शायद ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, है ना? तो मैं आपसे इसीलिए बता रही हूँ, हालाँकि साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी इतना डिटेल में समझ नहीं पाता उन चीज़ों को, है ना? और मैंने बहुत अच्छे से समझाया और अपने दोनों बच्चों पर वैसे ही किया है जैसा कि करना चाहिए एक इंसान को। और वाक़ई में ही सब लोग तारीफ़ भी बहुत करते हैं कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे, आज से कल क्या हो जाए ये मैं नहीं जानती, है ना? क्योंकि ये हवा ज़हरीली है बच्चों के लिए, कब क्या हो जाए नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मेरे शब्द मुझे वापस कर दीजिए, आगे आपके काम आ जाएँगे। अरस्तू ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत। चलिए, जब कोई बात आती है तो ऐसी बात दिमाग में आती है कि हम आपको भी समझा दें। आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? है ना? आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 23, 19 या फिर 29। तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आचार्य छेमेंद्र ने ना 28 जो है 28 औचित्य के जो अंग हैं निर्धारित किए हैं। इसमें आप देखना ध्यान से, इसके डिटेल में आपको समझाती हूँ थोड़ा-सा। आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं और आचार्य छेमेंद्र आप जानते हैं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य का अर्थ होता है उचित का भाव, ठीक है? औचित्य का अर्थ क्या होता है? उचित का भाव। क्षेमेंद्र जी अ, जो है इन्होंने लिखा है उचितम पाहुराचार्य सदृशम किलम यस्यस्ते उचितस्य च यो भावस्तद औचित्य औचित्य प्रचक्षते। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है और क्षेमेंद्र ने लिखा है कि औचित्यम रस सद्यस्य स्थरम काव्यस्य जीवितम। ठीक है, ये इनकी पंक्ति याद रखना। अच्छा, यहाँ पर ये खत्म हो गया है इनके 27 आयोग ने इसका उत्तर है जो 28 माना है, लेकिन इनके आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के 27 जो है भेद माने हैं, 27 भेद इसमें तो नहीं मैंने डिटेल में दिया, लेकिन मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको करवाई हैं। अगर काव्य शास्त्र का आप संपूर्ण रिवीजन करना चाहते हो, बल्कि हिंदी साहित्य का पूरा ही, तो आप जोड़ सकते हैं। यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स पेपर फर्स्ट और हिंदी का अब चल रहा है, अगर आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो, है ना? और केवल 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का कोर्स मैंने पूरा फ्री आपको करवा दिया है, जहाँ से बाहर आपका परसेंट जाने की संभावना मुझे तो नहीं लगती, फिर भी 2-4% ऐसे होते हैं, आप कितना भी पढ़ लो आ ही जाते हैं सिलेबस से बाहर। तो ओके बाय। अच्छा लगे तो भाई कमेंट ज़रूर करना, लाइक, सब्सक्राइब